अभी भी उसी स्पीड से मोशन कर रहा है, यानी वी कैन से कि अपने आप को आइडेंटिकली रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। सो वी कैन से यस, चाहे कितना भी टाइम इंक्रीज कर जाए, पीरियोडिक फंक्शंस अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है आइडेंटिकली। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सीरीज 2 ऑसिलेशन चैप्टर क्लास 11 के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11। तो जैसा कि मैंने अपनी सीरीज 1 में आप सभी को ये बताया था अबाउट एसएचएम, दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जिसमें दो चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम एंड नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक ऐसा ऑसिलेशन या किसी भी बॉडी का एक ऐसा मोशन जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस को कैरी करता हो, लाइक साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, एंड नॉन हार्मोनिक मोशन और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच कैरी मोर देन वन सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस, मोर देन वन सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस। तो अगर बेसिकली, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर बेसिकली इस थ्योरी को देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, किसी कंपटीशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, वेट, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इफ y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड प्लस 2 cos 3 ओमेगा टी, इज इट एन एसएचएम? तो बिल्कुल ये क्लियर सी बात है, हम लोगों ने इस प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, नहीं ये एसएचएम नहीं है, इट्स नॉट एसएचएम। सीधी सी बात, क्योंकि ये मोर देन वन सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस है और इसका बनाने का आप लोगों को मैंने एक ट्रिक दिया था, एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट वन, दैट इज 1 and 2। जब ये इसका वैल्यू 1 स्क्वायर and that is of 2 square, that will be equal to 1 plus 4 and that is equal to root under 5, and root under 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1 by root 5, it's not the value, it is not the value of sin theta और cos theta, यानी ये sin theta का कोई वैल्यू नहीं है, ना ही cos theta का वैल्यू है, तो ये SHM नहीं है। You can do like this अगर आपको करना है। Okay, if I am talking about, I am going to give you one question, now you will tell me this is an SHM or not. Question is y equal to 2 sin omega t and plus cos omega t. So what is the first case? First case है, you have to see the angle, and angle is omega t and here an angle is omega t, so angle is same, so omega t is same, तो omega t same हो गया। Now I am having 2, I am having nothing, that is 1, so 2 square plus, because omega t same यानी two conditions should be satisfied, omega t same है लेकिन 2 square plus 1 square that is equal to 4 plus 1 that is equal to 5, यानी root under 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1 by root 5, it is not the value of sin theta or cos theta, sin theta or cos theta, it's not an SHM। And now last example we are going to discuss, and the example is okay, be ready for this, 1 sin omega t and 1 cos omega t, say quickly, वेरी सिंपल, आई होप आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, दैट इज 1 1, सो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2, एंड रेसिप्रोकल ऑफ रूट 2 इज 1 अपॉन रूट 2, 1 रूट 2, यानी ये साइन एंड कोसाइन का फंक्शन वैल्यू है, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। एंड सेकंड यू हैव टू सी ओमेगा टी एंड ओमेगा टी बोथ आर सेम, तो यस इट इज एन एसएचएम, यानी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हम आप इस चैप्टर के एंड के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एंड नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपको तब ये समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट if this is an a and this is b, so root under a square plus b square must satisfy the value of its reciprocal, must satisfy the value of sin theta or cos theta, and second is what, the angle should be same। if these two conditions are satisfied, तो हम बोल सकते हैं कि ये मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके, तो होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अबाउट एसएचएम एंड नॉन एसएचएम, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएचएम कौन सा है और नॉन एसएचएम कौन सा है। ओके, नाउ कम टू द पीरियोडिक फंक्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या है?
और बेसिकली इस पीरियोडिक फंक्शन में ही हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। दैट इज ऑल अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये 2 मिनट सोचना है कि दैट वी हैव डिस्कस इन अ पीरियोडिक मोशंस आल्सो, काइंड ऑफ मोशन इन विच the body is repeating itself identically after a fixed interval of time is called periodic motion. तो now we are talking about periodic function। तो periodic functions के लिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है जो इन द फॉर्म ऑफ t है, यानी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ t। तो ये तभी पीरियोडिक होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल घड़ी की सुई को अगर आप देखें सुबह के 7 बजे और उसके बाद आप रात के 7 बजे तक देखें इस घड़ी को, ये मोशन तब ये पहले भी उसी स्पीड से मोशन कर रहा था, अभी भी उसी स्पीड से मोशन कर रहा है, यानी वी कैन से कि ये अपने आप को आइडेंटिकली रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। सो वी कैन से यस, चाहे कितना भी टाइम इंक्रीज कर जाए, पीरियोडिक फंक्शंस अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है आइडेंटिकली। तो व्हाट वी कैन से कि अगर कोई फंक्शन t है, f इज अ फंक्शन ऑफ t के टर्म में है, तो ये पीरियोडिक तब तक नहीं होगा जब तक इसका फंक्शन सम आगे ना बढ़ा दे, दैट इज t प्लस टी। सो अगर इस कंडीशन को देखा जाए कि अगर कोई फंक्शन एफ टी विल बी इक्वल टू एफ टी प्लस टी, यानी इसके टाइम को हम इंक्रीज कर दिए, 7 बजे सुबह था अब 7 बजे का रात कर दिया गया, फिर भी ये अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को रिपीटेड वैल्यू में फिक्स्ड इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता रहा, तो वी कैन से दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। और इफ यू कैन राइट डाउन लाइक दिस आल्सो एफ टी प्लस 2t। सो इफ these conditions are satisfied for any function, we can say that function is called periodic function। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। सो एज वी नो ऑल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट अस कंसीडर दिस y इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ ft। नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन लाइक दिस कि ये ft प्लस t, यानी टाइम ऑफ इंक्रीज कर दिए t टाइम्स के साथ, so it will be a sin omega and this will be t plus capital T, equation 1, and this is our equation number 2। so what we can say कि this function is said to be a periodic function when ft will be equal to ft plus t। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ओके, तो व्हाट वी कैन से, so we can say now for periodic function this value should be satisfied, so ft will be equal to a sin omega t and this will be equal to a sin omega t plus capital T। so this amplitude will be cancelled out, so what we can say, sin omega t will be equal to sin omega t and plus capital T omega t। so what we can say, this omega t will be equal to omega t plus omega t। so what we can say for here, that is very simple कि ये कंडीशन हम आगे चल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। दैट इज वी कैन से कि भाई यहाँ पे तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर अ कंप्लीट साइकिल विल बी 0, क्योंकि अगर ये ओमेगा टी ये कैंसिल आउट हो जाती है तो फिर हमारा ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 0 हो गया। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम तो नेवर बी इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम तो 0 नहीं हो सकता है, टाइम तो कुछ ना कुछ होगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0। क्या कंप्लीट किसी इवोल्यूशन में, कंप्लीट किसी ऑसिलेशन में क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी मोशन का 0 हो सकता है? थिंक अबाउट दैट, यू विल नॉट फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इन आवर बुक। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंप्लीट ऑसिलेशन में किसी भी मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, अगर वो एसएचएम को कैरी कर रही हो, अगर वो पीरियोडिक फंक्शंस को कैरी कर रही हो, अगर उसका मोशन पीरियोडिक है? थिंक अबाउट दैट, वी विल डिस्कस दिस वन इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। Can we say angular frequency for a complete cycle of any object which is consecuting, which is possessing SHM or periodic? Think about this. We will discuss in our next class. Omega will be equal to, how we can say omega is 0. Okay. तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहां से क्या उठ के आने वाला है। सो दैट विल बी इक्वल टू
So now we can say a sine omega t, and for that we can write down a sine omega, and we can say for time increasing t plus capital T. Okay, now tell me कि क्या आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा है? ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट अपने सीरीज नंबर 1 में ही हमने साइन थीटा का ग्राफ देखा था, एंड ग्राफ इज लाइक दिस। यानी कोई भी साइन फंक्शन अगर ये जीरो है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है इस पॉइंट पे, दैट इज जीरो। सो दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज 360। सो व्हाट वी कैन से कि चाहे वो फंक्शन साइन का हो चाहे वो फंक्शन कोसाइन का हो, दोनों फंक्शंस अपने आप को 2 पाई रेडियन पे रिपीट कर लेती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे फंक्शन साइन का हो चाहे फंक्शन कोसाइन का हो, दोनों फंक्शंस अपने आप को एक 2 पाई रेडियन यानी 2 पाई पे अपने आप को रिवर्स करती है, रिपीट करती है। सो वी कैन से कि ये जो साइन फंक्शन है ये आगे चल के अपने आप को 2 पाई रेडियन पे रिपीट कर लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ टॉपिकों पे हमें लेते जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस चीज को डीपली नहीं सीखेंगे तो फिर आगे आने वाले टॉपिक्स को हम इजीली नहीं समझ पाएंगे। अगर हम चाहते तो आपको पीरियोडिक फंक्शंस का एक नोट्स दे देते, बहुत अच्छा खासा आप लिख लेते उसको, तो ये वो एक यूजलेस थिंग है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप ये सोचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम किसी भी चीज को पीरियोडिक फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे करें। सो दैट इज वाई थोड़े से इस टॉपिक को हम अभी लेके जा रहे हैं। So a sin omega t plus t, तो can I write down like this, a sin omega t plus t, think about that कि क्या इसका ये फंक्शन जो है that is omega t functions omega t plus capital T अपने आप को omega t plus 2 pi रेडियन पे रिपीट कर लेगी? Think about that, क्या ये ऐसा हो सकता है? It's very simple, a sin omega t plus t will be equal to a sin omega t plus 2 pi। यानी अगर टाइम चलते चलते हमारा 2 पाई रेडियन पे पहुंच गया, यानी वो साइन फंक्शन अपने आप को रिपीट कर लेगी। सो व्हाट वी कैन से फॉर दिस ओमेगा t प्लस ओमेगा t विल बी इक्वल टू ओमेगा t प्लस 2 पाई। सो दिस ओमेगा t विल कैंसल आउट, तो हमारे पास जो हमारा फंक्शंस बचा वो क्या है, that is omega t is equal to 2 pi। So what we can say from here, the angular frequency for an object which is possessing SHM or periodic is called or can be represented as 2 pi upon t। So this is all about angular frequency। Angular frequency of any functions, any periodic function, any simple harmonic functions can be represented as omega equal to 2 pi upon t। So these are all about the concept of angular frequency, concept of periodic function। चलिए 2 मिनट में हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि अब आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसिएगा। लेट्स कम टू दिस, एनी फंक्शंस t is equal to f, t plus capital T is equal to f, t plus 2t and so on, then we can say this kind of functions are periodic function। Okay, then we can say a sin omega t will be equal to a sin omega t plus capital T, and that will be equal to a sin omega t plus 2 pi and so on, then we can say these are periodic function। And by using this concept we will obtain that omega equal to 2 pi upon t, that is the main concept of our angular frequency। और we can say कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी SHM यानी पीरियोडिक फंक्शंस और SHM को पॉजेस कर रही हो, तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा उसके ड्यूरिंग पूरे ऑसिलेशन में वो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारे फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस कैसे अपने आप को रिपीट करती है, कोई भी साइन फंक्शन अपने आप को 2 पाई रेडियन पे कैसे रिपीट करती है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने आज एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। ओके, तो ये सब सारी चीजें थी हमारी पीरियोडिक फंक्शंस को लेके। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेजुएशन के लिए भी और आपके क्लास 11 के लिए भी, एंड दैट इज फेज। फेज क्या है, व्हाट वी कैन से अबाउट फेज।
फेज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सी, फेज को सीखने के पहले हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा, दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फेज ऑफ एन एंगल, फेज ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने चलिए कंसीडर कर लेते हैं कोई और टर्म। लेट अस कंसीडर कि कोई एक फंक्शन है दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t, कंसीडर कर लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। Now this is x and this is for x displacement and this is for y. Let us consider, हम लोगों ने जस्ट कंसीडर कर लिया कि दो SHM हमारे पास है, a sin ओमेगा t and b cos ओमेगा t। चलिए अब हम इस दो SHM को आपस में रिकम्बाइन करते हैं, तो it will be like this, that is the total function x will be represented as t। t क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो साइन फंक्शन है और जो कॉस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन, वो t पे वेरीज कर रही है। So ft will be equal to how much? a sin omega t and plus b cos omega t। सिंपल सी बात है। So what we can say here, क्या अब इस चीज को फेज के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए जब दो SHM यानी जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस या फंक्शन आपस में कोइंसाइड करेगी, ये कोइंसाइड का ही पार्ट है। ये जो केस हम ले रहे हैं कि दैट दीज टू SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन आपस में इंटरैक्ट कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या इसके फेज में कोई डिफरेंस आएगा? क्या इस पूरे SHM में कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा जो इसको SHM नहीं रहने देगा? तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे ट्रिगोनोमेट्री का एक पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, नाउ टेल मी, क्या हम a के जगह पे r cos थीटा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। b के जगह पे क्या हम r sin थीटा लिख सकते हैं? अब पूरे फंक्शंस को अगर हम a एंड b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो वी विल ऑब्टेन अ न्यू फंक्शन दैट इज ft इक्वल टू r cos थीटा इनटू sin ओमेगा t एंड प्लस r cos sin थीटा, r sin थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई b cos ओमेगा t। तो नाउ b cos ओमेगा t नहीं, सॉरी, इट विल बी ओनली cos ओमेगा t। So now what we can say, if I am going to take this r as common, so it will be like sin omega t cos theta and plus cos omega t sin theta। I think ये फार्मूला कहीं दिखा लग रहा है हम लोगों को, और ये फार्मूला हम लोगों ने कहाँ देखा है? sin a cos b plus cos a sin b, ये फार्मूला होता है sin a plus b का। सो अब आप यहाँ पे देखिए that what we can say, the total function we obtained, the whole function, final function will be represented as r sin a plus b। a plus b means omega t plus theta। यानी अब जरा इस चीज को सोचिए, what happened? यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जब दो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज की, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करने की वजह से उसके एम्पलीट्यूड में सबसे पहला डिफरेंस आया, और दूसरा जो कि एक फंक्शन ओमेगा टी के साथ वेरीज कर रही थी या दूसरा फंक्शन भी ओमेगा टी के साथ वेरीज कर रही थी, अब एक नया फंक्शन जनरेट हुआ जो कि अब ओमेगा टी के साथ कुछ एंगल के साथ वेरीज कर रही है। इसी एंगल वेरिएशन और इसी फेज वेरिएशन या पोजीशन वेरिएशन को हम किसी वेव का फेज कहते हैं, किसी मोशन का फेज कहते हैं। तो जरा इसको फिर से देखते हैं, हुआ क्या? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन था, y इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी एक दूसरा सिंगल हार्मोनिक फंक्शन था। जब ये दोनों सिंपल हार्मोनिक सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है, तो हम लोगों ने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड a था, इसका एम्पलीट्यूड b था, तो आगे चल के इन दोनों का एम्पलीट्यूड a एंड b रहा ही नहीं, उनका एक नया एम्पलीट्यूड बन गया, दैट इज ऑल अबाउट r। वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। वो एक नया एम्पलीट्यूड बन गया, दैट इज r व्हिच इज डिफर फ्रॉम a एंड b, जो कि a एंड b से डिफरेंट होगा। एंड सेकंड थिंग, जहां ये फंक्शन ओमेगा t के साथ चल रही थी, अब ये फंक्शन t के साथ नहीं, अब ये फंक्शन किसी और के साथ हो जाएगा। अब वो देखते हैं क्या चीज है। नाउ सी, रात के 11:48 हो रहे हैं और ये नेटवर्क भी कभी कभी सोने के लिए चला जाता है। ओके, तो नाउ देखते हैं हुआ क्या। फंक्शंस ft के फॉर्म में था, दैट इज a sin ओमेगा t।
एंड एक और फंक्शन था दैट इज a cos ओमेगा टी। जब ये आपस में सुपर इम्पोज हुआ दैट इज एफ टी a sin ओमेगा टी एंड प्लस a cos ओमेगा टी, इसको अभी हम लोग एफ टी कंसिडर नहीं करते हैं, ये हमारा एक अलग अलग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है दैट इज x एंड दिस इज y। तो व्हाट हैपन, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, हम लोगों ने डिफरेंट एम्पलीट्यूड का केस लिया है विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो ये सुपर इम्पोज की वजह से इनका एम्पलीट्यूड डिफर हो गया दैट इज द होल एम्पलीट्यूड कन्वर्टेड इनटू r, एंड जहां ये फंक्शन t के फॉर्म में चल रही थी ओमेगा टी एंड ओमेगा टी, अब ये फंक्शन ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी के साथ एक नया फंक्शन लेके जनरेट हो गई दैट इज थीटा। सो व्हाट वी कैन से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज एफ टी प्लस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो व्हाट वी ऑब्टेन्ड कि ये एक सुपर इम्पोज एसएचएम का केस है, यानी जब कोई फंक्शन अपने आप को सुपर इम्पोज करेगी चाहे वो सिंपल हार्मोनिक हो या पीरियोडिक फंक्शन हो, तो उसके एम्पलीट्यूड में सबसे पहले डिफर आएगा अगर दोनों एम्पलीट्यूड यानी दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड डिफर है, एंड सेकेंड उनके एक फेज यानी उनके पोजीशंस में एक डिफरेंस आएगा, दैट पोजीशन डिफरेंस इज कॉल्ड फेज। यानी दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक डिफिनीशन ऑफ फेज कि आप किसी चीज के फेज, किसी एसएचएम के, किसी पीरियोडिक मोशन के फेज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से फॉर फेज, फेज का डिफिनीशन क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल डिफिनीशन पढ़ना है दैट फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज द आर्ग्यूमेंट, अब ये आर्ग्यूमेंट कहां से आ गया इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन। अब मेरे ख्याल से ये डिफिनीशन आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सर ये किस तरह का डिफिनीशन आप पढ़ा दिए, किस तरह का डिफिनीशन आप लिखवा दिए, बता कुछ रहे हैं लिखा कुछ रहे हैं। यही होता है फिजिक्स में कि पढ़ते हम कुछ और है, जब हम थ्योरी के पीछे जाते हैं तो वो थ्योरी इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशन दे देता है कि वो हमारे दिमाग से ही निकल जाता है। इसलिए फिजिक्स में आप लोगों ने ये चीज़ फील किया होगा कि जो चीज़ हम समझते हैं अगर उसको बुक के हेल्प से फिर हम लिखने के लिए जाएं तो बुक का डिफिनीशन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि समझा हुआ चीज़ भी हम भूल जाते हैं। तो इसी वजह से इस डिफिनीशन को तो हम लोग जा ही नहीं रहे याद करने के लिए, बस अगर बोर्ड एग्जाम में हमको मार्क्स के लिए लिखना है तो फिर हम इसको 1 या 2 मार्क्स के लिए लिख देंगे। बट अगर एक बेसिक डिफिनीशन सीखना है जिसकी वजह से ये पूरा कंप्लीट डिफिनीशन हम लोगों ने फेज का डिस्कस किया, वो फेज क्या है, सीधी सी बात है कि किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेज उसके एक पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटली एक्सप्रेस इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन। अब ये क्लियर है आप लोगों के लिए? आई थिंक ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि सर यस दिस इज द दैट डिफिनीशन वी रिक्वायर्ड। यानी फेज क्या होता है, फेज फॉर एट एनी इंस्टेंट फेज कैन बी रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल। यानी किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल के अगर हम फेज को पकड़ लें तो हम इजीली बता सकते हैं कि इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का सबसे पहला पोजीशन कहां होगा एंड सेकंड उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। तो फेज इज व्हाट, सोचिए और बोलिए, फेज इज व्हाट, फेज इज नथिंग, जस्ट फेज कैन बी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को मींस पोजीशन, किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल के पोजीशन को फेज रिप्रेजेंट करता है। सो आई थिंक आपको फेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसका मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, फेज आया कहां से, फेज का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, बुक फेज के बारे में क्या लिखती है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये R जो है ये कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस A, दिस B एंड दिस R, क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी। हमारा टर्म आया था दैट इज एफ टी टोटल फंक्शन, a साइन ओमेगा टी एंड b कॉस ओमेगा टी। द न्यू एसएचएम और न्यू वेव जनरेट, एक ऐसा नया मोशन ऑसिलेशन जनरेट होगा
जहां पे जिस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया। इसके पीछे का वही कॉन्सेप्ट है दैट अर्लियर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लेट ए इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया था हमने, आर कॉस थीटा, बी हमारा कितना था, दैट इज आर साइन थीटा। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड्स व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So it will give us that is a square plus b square will be equal to r square, क्योंकि ये cos square theta plus sin square theta 1 हो गया। So what we can say, r is root under a square plus b square. This is all about the new amplitude we obtained during the superimpose. सुपरइम्पोज की वजह से जब ये दो एसएचएम आपस में एक दूसरे को सिंगल हार्मोनिक फंक्शन एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है तो एक नया वेव जनरेट होगा जिसका एम्पलीट्यूड इस दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा, दैट इज ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो वेव जब इस दोनों के पोजीशन से आगे बढ़ जाती है या पीछे रह जाती है उसी को हम उस वेव का फेज कहते हैं। कैसे बोल सकते हैं इस डिफिनेशन को, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया फेज क्या है। फेज किसी भी वेव के पोजीशन एंड डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है, बस उसका यही डिफिनेशन है। सो एंड बुक का वो जो डिफिनेशन था आर्ग्यूमेंट, अब वो आर्ग्यूमेंट भी हम लोग सीख लेते हैं दैट थीटा इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल फेज। हाँ, वन मोर थिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारा बुक फेज को फाई लिखती है, तो यू कैन इजिली राइट डाउन दिस थीटा एज फाई फाई फाई, तो you will obtain this phase in the term of phi also। तो यहाँ से जब हम r sin थीटा एंड r cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा will be equal to b upon a, so this r will cancel out, sin upon cos will give us tan theta that is b upon a, so theta will be equal to tan inverse b upon a। सीधी सी बात है। यानी अगर बुक यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर किसी डिफिनेशन को दिखाया जाए तो थीटा यानी फेज कैन बी डिफाइंड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस, दैट इज अ फेज। तो चाहे आप बेसिक डिफिनेशंस को पकड़िए चाहे बुक के डिफिनेशंस को पकड़िए, होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फेज क्या है, जब कोई दो एसएचएम आपस में सुपर इम्पोज करती है तो उसके एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है, उसकी पोजीशंस में क्या डिफरेंस आएगा। सीधी सी बात है, पोजीशन में डिफरेंस आने की वजह से दोनों वेव में एक नया वेव जनरेट होता है जो उसके पोजीशन से या तो आगे या तो उसके पोजीशन से पीछे रह जाएगी, जिसे हम फेज कहते हैं। और उसके एम्पलीट्यूड में एक डिफरेंस आएगा दैट इज जिसका वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आर का वैल्यू ये बताता है कि उस वेव का ऑसिलेशन यानी एम्पलीट्यूड जो होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड से डिफरेंस में होगा यानी डिफर करेगा। दैट इज ऑल अबाउट फेज। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले क्लासेस में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तभी याद होगा जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में रखिएगा। अगर आप इस चीज को 2 मिनट पढ़ के बस अगर छोड़ देते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ओके, सो फेज हम लोगों को क्लियर हो गया है फेज क्या है। तो अब हम एक इक्वेशंस लिख देते हैं जो आपको बुक में कभी भी कहीं भी देखिएगा तो आपको ये इक्वेशंस दिख जाएगा एंड होप आपको ये अब समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस थीटा नॉट। थीटा नॉट और कोई बुक इसको ऐसे भी लिखती है ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाई नॉट। ये थीटा नॉट एंड फाई नॉट नथिंग, इट जस्ट लाइक अ थीटा नॉट and phi naught is nothing just like a initial phase। ये थीटा नॉट एंड फाई नॉट ही किसी भी एसएचएम का एक इनिशियल फेज होता है। यानी होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें कि व्हाट इज ओमेगा टी, तो इट्स वेरी सिंपल, ए साइन ओमेगा स्टैंड फॉर 2 pi by capital T into small t and plus phi naught। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं that is these total 2 pi by t into capital T plus phi naught will give us the value of initial phase that is represented as phi। So phi equal to
2 pi into t and plus phi naught. This is all about the phase of any simple harmonic equation or function. तो होप आपको फेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते चलते फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स का ग्राफ, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ऑसिलेशंस, सर्कुलर मोशन में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस टुडे पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को फाइंड आउट किया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फेज को डिस्कस किया कि फेज क्या है। और जब दो कोई सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस आपस में एक दूसरे को सुपर इंपोज करती है तो उसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आता है, उसके पोजीशंस में डिफरेंस आता है, वो कितना होता है वो हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड सर्कुलर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। थैंक यू एंड गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।